हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ज्यूरिस एकेडमी। आज की ये हमारी क्लास भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पहली और इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, जिसमें हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट्स को इन डिटेल देखेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक्ट है। ये एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के रिपील होने के बाद इनैक्ट किया गया था। BSA जो होता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एक ऐसा लेजिस्लेशन है। BSA इज़ अ लेजिस्लेशन दैट सीक्स टू कंसोलिडेट एंड प्रोवाइड जनरल रूल्स। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के दो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं। एक चीज़ ये कंसोलिडेट करता है सारे एविडेंस लॉ को एट वन प्लेस, एंड दूसरा है ये जनरल रूल्स प्रोवाइड करता है एविडेंस से रिलेटेड, जो कि हमें ट्रायल पे यूज़ करना होता है। ओके, एक चीज़ यहाँ पे आप चेक आउट कर लीजिए कि हम BSA का यूज़ कहाँ पे करते हैं, एट व्हाट स्टेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वी यूज़ BSA। BSA हैज़ इट्स रोल टू प्ले एट द ट्रायल स्टेज। BSA अपना रोल प्ले करता है ट्रायल स्टेज पे, क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो एविडेंस से रिलेटेड प्रोसीजरल लॉ प्रोवाइड करता है, और एविडेंसेस हम हमेशा ट्रायल स्टेज पे ही देते हैं। ओके, ट्रायल स्टेज पे हम एविडेंसेस देते हैं। वो एविडेंसेस या डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, विटनेसेस को प्रोड्यूस करेंगे। जिस भी तरह से हम एविडेंसेस को देते हैं वो हम ट्रायल स्टेज पे ही देते हैं। BSA का रोल ट्रायल स्टेज पे ही होता है। ओके, नाउ एक चीज़ जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि एविडेंस जब भी हम देते हैं, एविडेंस जब भी हम देते हैं तो या तो वो इन फेवर ऑफ गिल्ट होगा या अगेंस्ट गिल्ट होगा। अगर मान के चलिए A B के घर में चोरी के लिए अक्यूज्ड है और A के अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, A के अगेंस्ट B जो भी एविडेंसेस प्रोड्यूस करेगा वो या तो अगेंस्ट वो इन फेवर ऑफ हिज गिल्ट रहेगा। ओके, अब A जो भी एविडेंस प्रोड्यूस करेगा वो अगेंस्ट द गिल्ट रहेगा, बिकॉज वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, वो अपने डिफेंस के लिए एविडेंसेस देगा। A जो भी एविडेंसेस देगा वो अगेंस्ट गिल्ट होगा, B जो भी एविडेंसेस देगा वो इन फेवर ऑफ गिल्ट होगा। ओके, क्योंकि B के घर में चोरी हुई और A अक्यूज्ड है उसके लिए। ओके, जब भी हम एविडेंस ट्रायल स्टेज पे देते हैं और उन एविडेंसेस से दो इन्फ्रेंस निकल के आते हैं, एक इन फेवर ऑफ गिल्ट होता है और दूसरा अगेंस्ट गिल्ट होता है। जब भी दो इन्फ्रेंसेस निकल के आएंगे, जब भी दो रिजल्ट्स निकल के आएंगे, जो इन फेवर ऑफ गिल्ट भी होगा, अगेंस्ट गिल्ट भी होगा, हमें दोनों से रिलेटेड एविडेंसेस पुख्ता मिलेंगे और एक्सेप्टेबल एविडेंस मिलेंगे। उन केसेस में हम हमेशा अक्यूज्ड के फेवर में जो एविडेंसेस रहते हैं उन पे ज़्यादा रिलाई करते हुए और अगेंस्ट द गिल्ट मतलब इन फेवर ऑफ अक्यूज्ड वाले एविडेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए अक्विट कर देते हैं अक्यूज्ड को। बेसिकली इसी को अक्यूज्ड सेंट्रिक बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं, जब हम क्रिमिनल लॉ में आते हैं तो इसी को बोलते हैं अ केस शुड बी प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कहीं भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, अगर A अक्यूज्ड है B के घर में चोरी करने के लिए, तो कोई भी एविडेंस ऐसा एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए जिसमें ये शो हो रहा है कि A ने B के घर में चोरी नहीं की, बिकॉज वो एक रीजनेबल सस्पिशन क्रिएट कर रहा है, वो एक रीजनेबल डाउट क्रिएट कर रहा है। जब भी क्रिमिनल लॉ की बात होती है उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। केस शुड बी प्रूवन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। डाउट शुड नॉट बी प्रेजेंट whenever criminal case is proved. Okay, whenever criminal case is put into trial. Okay, लेकिन ऐसा सिविल लॉ में नहीं होता है, सिविल केसेस में नहीं होता है। इन सिविल केसेस व्हाट हैपन इज a concept called preponderance of evidence is there. Preponderance of evidence is का मतलब होता है what is more weighing, what
what is more heavier. ओके, सो बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या होता है, जैसे तराजू आपने देखा है ना, तराजू में एक पल रही है, एक पल रही है. सो विच एवर इज़ हैवियर. सो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई चीज़ की प्रोबेबिलिटी ही ज़्यादा है तो उस केस में उसको हम प्रायोरिटी दे सकते हैं. ओके, सो अगर एक पलरा भारी हो जाता है उस केस में भी हम प्रायोरिटी इस पलरे को दे सकते हैं और इसके फेवर में डिक्री पास कर सकते हैं. बिकॉज प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस हम सिविल केस में यूज़ करते हैं, ना कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट. प्रीपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस का मतलब होता है मोर लाइकली देन नॉट. सो इफ समथिंग इज लाइकली then also we will pass a decree in favor of it. Okay, so these are the concepts which are basic in criminal laws and civil laws relating to evidence, जो आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और बाकी के कॉन्सेप्ट्स को समझने में ईजियर होगा अगर आप ये चीज़ों को समझ जाएंगे तो. ठीक है, BSA हैज़ इट्स रोल टू प्ले एट ट्रायल स्टेज, ऑलरेडी हमने कवर कर लिया. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, BSA का ज़रूरत क्या है, BSA क्या करता है बेसिकली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. सो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं, सो पहले तो हम बेसिक चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं. जब भी हम किसी भी लॉ की बात करते हैं, सो लॉ कुड बी सब्स्टैंटिव एंड लॉ कुड बी प्रोसीजरल. तो जब भी सब्सटैंटिव लॉ होगा, सो सब्सटैंटिव लॉ बेसिकली हमारा भारतीय न्याय संहिता जैसे है. भारतीय न्याय संहिता एक सब्सटैंटिव लॉ है. तो सब्सटैंटिव लॉ हमेशा ऑफेंसेस को प्रोवाइड करेगा, राइट्स को प्रोवाइड करेगा, ड्यूटीज़ को प्रोवाइड करेगा. ओके, ऑफेंसेस, राइट्स, ड्यूटीज़, और अगर ऑफेंसेस डिफाइंड है तो उससे उसकी रेमेडी को भी डिफाइन करेगा. ओके, सो अगर हमारे भारतीय न्याय संहिता में एक ऑफेंस डिफाइंड है, थेफ्ट, तो थेफ्ट क्या, पनिशमेंट भी डिफाइंड है. ओके, ऑफेंस भी डिफाइंड है, उसकी रेमेडी भी डिफाइंड. रेमेडी इन द सेंस पनिशमेंट क्या होगी. ओके, सो पनिशमेंट भी डिफाइंड है, ऑफेंस भी डिफाइंड है. लेकिन उन राइट्स, उन ड्यूटीज़ और उन ऑफेंसेस को डिफाइन करने से सारा काम नहीं ख़त्म हो जाता है. हमें जस्टिस नहीं मिल जाता है. अगर वो ऑफेंस किसी के अगेंस्ट हुआ तो उसको जस्टिस केवल भारतीय न्याय संहिता में वो ऑफेंस देने से और रेमेडी देने से नहीं मिलेगा. हमें कोई ना कोई प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जिसके थ्रू जस्टिस मिलेगा. सो वो प्रोसीजर हमारे प्रोसीजरल लॉ में दिया रहता है. सो बेसिकली प्रोसीजरल लॉ जो कि CRPC है एंड एविडेंस है. CRPC इन केस ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड CPC इन केस ऑफ सिविल लॉ, और एविडेंस इज एप्लीकेबल टू बोथ. ओके, सो दीज आर प्रोसीजरल लॉ विच टेक्स अस टू justice. Okay, substantive law provides us the rights, duties, liabilities, offenses and also the remedy, and procedural law provides for the procedure through which हम पहुँचेंगे जस्टिस तक. ओके, सो उसमें जो एविडेंस लॉ है वो ट्रायल स्टेज पे वर्क करता है, जो कि हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जिसमें हम स्पेसिफिकली क्या एविडेंसेस क्या होते हैं, एविडेंसेस कौन से एविडेंस एक्सेप्टेबल होते हैं, कौन से एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं, किन फैक्ट्स को हम प्रूव कर सकते हैं, किन फैक्ट्स को नहीं प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन डिटेल्ड दी हुई हैं. ओके, सो इन BSA व्हाट टू प्रूफ में अगर हम देखते हैं व्हाट टू प्रूफ में, सो वी कैन प्रूफ 2 थिंग्स, एक फैक्ट इन इशू और एक रेलिवेंट फैक्ट. ओके, बेसिकली फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को ही हम प्रूफ कर सकते हैं. तो ये फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट को हम डिटेल्ड वे में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. बाकी आगे ये देखते हैं कि फैक्ट्स जो कि प्रूफ नहीं करने होते हैं, सो फैक्ट्स विच आर जुडिशियली नोटिसेबल, वो प्रूफ नहीं करने होते हैं. ये जब हम एक्ट पढ़ेंगे तो स्पेसिफिकली देखेंगे. अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि व्हाट फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड में, फैक्ट्स विच आर जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू बी प्रूव्ड. एडमिटेड फैक्ट एट द प्लीडिंग, जो भी प्लीडिंग्स में फैक्ट्स एडमिट हो जाते हैं तो उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो ऑलरेडी एडमिटेड है. फैक्ट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर और विच इज इन द फॉर्म ऑफ कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी एक्सेप्ट इन प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट. ओके, इसको भी हमें
प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, नाउ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज दीज आर विच आर जुडिशली नोटिसेबल, तो वो ऑलरेडी नोटिसेबल हैं, तो दैट नीड नॉट टू बी प्रूव। जो एडमिटेड है दैट दोज नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बिकॉज ऑलरेडी एडमिटेड हैं। पुलिस ऑफिसर के सामने जो भी या पुलिस कस्टडी में अगर कोई भी कन्फेशन किया गया तो उसकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती, तो वो भी प्रूफ नहीं किया जा सकता है। ओके, सो डिस्कवरी स्टेटमेंट है वो हम आगे देखेंगे। डिस्कवरी स्टेटमेंट है तो उसको प्रूफ किया जा सकता है। ओके, बट कन्फेशन जो होता है वो नहीं प्रूफ किया जा सकता। ओके, प्रूफ क्या करना है हमने जान लिया। क्या कौन प्रूफ करेगा, ये है बर्डन ऑफ प्रूफ में आता है, बर्डन ऑफ प्रूफ और प्रिजम्पशंस में आता है। सो बर्डन ऑफ प्रूफ में सेक्शन है 104 to 114। अभी आप ये सोच रहे होंगे प्रिजम्पशन क्यों हम यहाँ पढ़ रहे हैं। प्रिजम्पशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्रिजम्पशन हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ को शिफ्ट करता है। से फॉर एग्जांपल, अगर हमें प्रिजम्पशन लॉ में ये प्रिजम्पशन लेने के लिए कहा गया है कि अगर किसी के पास स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन कॉइन है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसको पता है वो स्टोलन है और उसी ने स्टील किया। सो इस केस में अगर मान के चलिए ए और बी का एग्जांपल लेते हैं। ए के पास एक स्टोलन कॉइन है और ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ए ने ही, अगर उसके पास वो रिकवर हुआ है वो कॉइन, तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसने ही चुराया है कॉइन या फिर उसको पता है कि वो चोरी का है कॉइन। ओके, सो इस केस में प्रोसिक्यूशन को जो चीज़ एक्सप्लेन करना था वो बर्डन शिफ्ट हो गया ए पे, क्योंकि प्रिजम्पशन है कि ए ने ही चोरी किया है। सो ए ने ही चोरी किया है, ये प्रिजम्पशन है। इस केस में बी जो कि प्रोसिक्यूशन है, जो जिसको एक्सप्लेन करना था, कि जिसको प्रूफ देना था, जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ था कि वो प्रूफ करे कि हाँ ए ने ही चोरी की है, वो बर्डन ऑफ प्रूफ अब शिफ्ट हो जाता है ए के ऊपर। किस वजह से? प्रिजम्पशन की वजह से, क्योंकि लॉ एक प्रिजम्पशन क्रिएट करता है कि अगर किसी के पास भी चोरी का सामान पाया गया तो ये माना जाएगा कि उसने ही चोरी की है या उसको पता है कि ये चोरी का सामान है। सो ये प्रिजम्पशन बर्डन को शिफ्ट करता है, इसलिए हम प्रिजम्पशन को हु विल प्रूव वाले सेक्शन में रखेंगे। अब प्रूफ करना कैसे है? प्रूफ ऑब्वियसली वेरियस एविडेंसेस से करना है। वो एविडेंस या तो डॉक्यूमेंट्री होंगे या तो ओरल होंगे, या तो अगर डॉक्यूमेंट्री होंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव करना ये इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है। प्रिजम्पशन अबाउट डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया गया, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेसेस प्रोवाइड किया गया, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस प्रोवाइड किया कि कैसे एग्जामिन करना है। सो एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें एक्ट में प्रोवाइडेड है एंड हम डिटेल्ड वे में उसको पढ़ेंगे। सो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, पब्लिक डॉक्यूमेंट, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की एविडेंसरी वैल्यू क्या है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट की एविडेंसरी वैल्यू क्या है, एंड फाइनली स्टॉपल पढ़ेंगे। सो ये बेसिकली एक ओवरव्यू और स्काई व्यू ऑफ द एक्ट है। बेसिकली हम ये सारी चीज़ों को एक्ट में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में हम फैक्ट को स्टार्ट करेंगे। सो नाउ थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट एंड प्लीज़